आप सभी को मेरा नमस्कार। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं चैप्टर 9 के बारे में। यानी भारतीय संविधान का जो चैप्टर 9 है, भाग 9 है, जिसमें पंचायती राज की जानकारी मिलती है। तो पंचायती राज पे आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। तो अगर हम संविधान में इसकी जानकारी की बात करें तो संविधान में 243 के अंतर्गत पंचायती राज की हमें जानकारी मिलती है। वैसे अगर हम इसकी पूरी पृष्ठभूमि देखें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल जो 40 है उसमें भी पंचायतों की बात की गई थी, जो कि नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का हिस्सा है। संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया था तो उस समय ये महसूस जरूर किया था कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, यानी सत्ता की जो पावर है, पावर एक व्यक्ति के हाथ में न रहे या एक संस्था के हाथ में न रहे। इसलिए संघ की जो पावर है वो राज्यों में बांटी जाएगी और राज्यों की भी जो पावर है वो स्थानीय स्वशासन वाली जो संस्थाएं हैं उनको दे दी जाएगी। तो इस तरीके से आर्टिकल 40 में जरूर इस बात को रखा गया था। लेकिन जब देश आज़ाद होता है तो ऐसी परिस्थितियां देश के सामने बनी कि पंचायती राज को तुरंत लागू नहीं किया जा सकता था। इसीलिए ये सारी चीज़ें राज्यों के भरोसे या फिर भविष्य के भरोसे ये सारी चीज़ें रखी गई कि भविष्य में हम इन चीज़ों पर जरूर काम करेंगे। तो इस चीज़ को लेकर समय दर समय परिवर्तन आता गया। जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 में इस व्यवस्था को, यानी पंचायती राज व्यवस्था को एक पायलट परियोजना के तौर पर स्टार्ट किया गया था। फिर आगे चलकर हमें देखते हैं समय दर समय नई समितियां बनती हैं। जैसे कि हम 1957 में एक समिति देखते हैं जो पंचायती राज पर आधारित थी, बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद आगे चलकर अशोक मेहता समिति का भी निर्माण किया गया 1977 में, जो कि बलवंत राय मेहता कमेटी की कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। आगे चलकर और भी बहुत सारी समितियां बनी, लेकिन फाइनली जो आज हमने चर्चा करनी है वो हम 73वें संविधान संशोधन पर चर्चा करने वाले हैं। तो 73वां संविधान संशोधन का जो वर्ष है वो 1992 है। यानी 1992 में पंचायती राज का जो अमेंडमेंट आया था, 73वें नंबर का अमेंडमेंट आया था 1992 में, और इसे लागू कर दिया गया 1993 से। तो इस तरीके से 24 अप्रैल 1993 से इसे लागू किया गया था और इसी दिन को हम पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बहरहाल पंचायती राज की अगर हम बात करें तो पंचायती राज एक स्तरीय भी है, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले महत्वपूर्ण वो 3 स्तरीय ढांचे के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि उत्तराखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश से हुआ है, तो जो व्यवस्था शुरू में उत्तराखंड में देखने को मिली वो उत्तर प्रदेश की ही व्यवस्था थी। तो इस तरीके से अगर हम दोनों राज्यों की बात करें तो दोनों राज्यों में 3 स्तरीय पंचायती राज देखने को मिलता है। भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 2 स्तरीय ढांचा है और एक ऐसा राज्य भी जहाँ पर 4 स्तरीय पंचायती राज ढांचा देखने को मिलता है, वो है वेस्ट बंगाल। बहरहाल चर्चा जो हमें करनी है 3 स्तरीय पंचायती राज की बात करनी है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज के 3 स्तरीय ढांचे पर फोकस किया गया है कि 3 स्तरीय जो ढांचा है उसी को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर 3 स्तरीय की बात करें तो 3 स्तर में सबसे नीचे स्तर पर ग्राम पंचायत आती है, बीच वाले स्तर पर क्षेत्र पंचायत है और फिर हम सबसे ऊपर की अगर बात करें तो जिला पंचायत शामिल है। आज हमने जो समझना है वो ग्राम पंचायत को समझना है। तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो पूरा ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को मुझे आपको समझाना है। तो ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो इस ग्राम पंचायत को समझने के लिए पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, अगर हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तराखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश से हुआ है वर्ष 2000 में, और जो अमेंडमेंट था वो 84 नंबर का अमेंडमेंट रहा है वर्ष 2000 में, जिससे उत्तराखंड का निर्माण हुआ है। लेकिन अगर हम उत्तराखंड में पंचायती राज की बात करें तो उत्तराखंड में पंचायती राज जो एक्ट आया है वो 2016 में पंचायती राज एक्ट आया है। लेकिन अगर हम उत्तराखंड में शुरुआती दिन 2016 से पहले की बात करें तो पंचायती राज की जो व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही थी वो उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1947 चल रहा था। यानी 1947 में उत्तर प्रदेश में पंचायती राज एक्ट का निर्माण होता है और इसके बाद उसमें अमेंडमेंट 1996 में हुआ, 1996 में उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है और वही उत्तराखंड में भी चल रहा था, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम आज के उत्तराखंड में बात करें तो आज के उत्तराखंड में वर्ष 2016 में नया पंचायती राज एक्ट आया, उसके कुछ प्रोविज़न है, उन प्रोविज़न को भी समझने का प्रयास करेंगे। बहरहाल जहाँ पर भी अगर हम भारत के और राज्यों की भी बात करें, ये जरूरी केवल उत्तराखंड वालों के लिए नहीं है,
क्योंकि इस टॉपिक में काफ़ी बार मैं उत्तराखंड शब्द का यूज कर रहा हूँ या करूँगा, तो इसका कतई ये मतलब नहीं कि केवल ये उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड से बाहर के जो लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। बस आपको यहाँ जो समझना, वो स्ट्रक्चर समझना, वो ढांचा समझना कि किस किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। ठीक, तो इस तरीके से हम बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत को समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहले तो हमें समझना पड़ेगा गांव क्या होता है, फिर ग्राम सभा को समझना, और तब जाके हम ग्राम पंचायत को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम गांव देख लेते हैं। गांव सामान्य में जो एक आबादी वाला जो क्षेत्र है उसे हम गांव कहते हैं, लेकिन ये विकसित नहीं है, अविकसित है। यानी विकसित नहीं है, अविकसित, ऐसा अविकसित क्षेत्र जहाँ पर आबादी निवास करती है उसे गाँव कहते हैं। अब गांव की अगर हम डेफिनेशन, प्रॉपर कोई डेफिनेशन बात करें, तो प्रॉपर कोई डेफिनेशन गांव नहीं है, बस आबादी है यहाँ पर, और आबादी में कितनी आबादी होनी चाहिए इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। तो सामान्य में जो हम कह रहे हैं गांव क्या है, गांव सामान्य में एक आबादी वाला क्षेत्र है। लेकिन अगर हम उस आबादी की बात करें, अगर उस आबादी में, उस आबादी का अगर हम डेटा के हिसाब से बात करें, अगर आबादी सामान्य रूप से, अगर पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करें, क्योंकि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है, अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों में बात करें तो 500 से ऊपर अगर जनसंख्या है, या एक गांव की हो सकती है या फिर एक से अधिक गांवों की हो सकती है। 500 से अगर 2000 तक जनसंख्या है तो इस तरीके से वो बन जाती है ग्राम पंचायत। तो इस तरीके से इन्हें ग्राम पंचायत के लिए जरूर एक डेटा जरूर हम सामने रखते हैं, वह है पर्वतीय क्षेत्रों में 500 है और मैदानी क्षेत्रों में 1000 है। तो इस तरीके से गांव की डेफिनेशन में कोई पॉपुलेशन, कोई फिक्स पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन बस इतना ज़रूर है कि एक निश्चित एक एरिया है और उस एरिया में आबादी निवास करती है और वो विकसित नहीं है, तो उसे हम गांव कहते हैं। और जो ग्राम पंचायतें होती हैं वो कई गांवों को मिलाकर हो सकती है। मान के चलो एक गांव में जनसंख्या 100 है, दूसरे गांव में जनसंख्या 100 है, और तीसरे गांव में जनसंख्या की अगर हम बात करें 300 है। तो इस तरीके से अगर तीनों को मिलाकर, तीनों क्योंकि प्रॉपर पहली जनसंख्या वाला जो 100 जनसंख्या वाला वो भी गांव है, दूसरा 100 वाला भी गांव है, और 300 वाला भी गांव है। लेकिन अगर हम इन तीनों को मिलाकर बात करें और तीनों अगर पर्वतीय क्षेत्रों में है तो इस तरीके से तीनों को मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है। तो इस तरीके से तीनों मिलकर एक पंचायत बन जाएगी, और इसी पंचायत के आधार पर जो हम पंचायती राज की बात करें यही ढांचे में शामिल है। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो दूसरा हमें जो समझना है वो है ग्राम सभा को समझना है। तो जिन भी हमने अभी 3 गांव, उदाहरण में 3 गांवों की बात की जहां पे 100 जनसंख्या है, दूसरे गांव में 100 जनसंख्या और तीसरे गांव में 300 जनसंख्या है। अगर हम तीनों गांवों को मिलाकर अगर बात करें, इन तीनों गांवों में जनसंख्या जो 18 साल से ऊपर, यानी जो मतदाता सूची में जिनका नाम शामिल है, उनकी सभा को ग्राम सभा कहते हैं। अब इसी उदाहरण में फिर देख लेते हैं। मान लो जो 100 जनसंख्या वाला गाँव था उसमें 50 जो लोग हैं वो 18 साल से ऊपर हैं, तो इसका मतलब उस गांव के ग्राम सभा में कितने लोग शामिल हैं? 50 लोग शामिल हैं। दूसरा गांव जिसकी जनसंख्या 100 है उसमें मान के चलो 25 लोग ही, 25 लोगों के पास मतदाता कार्ड है या फिर मतदाता सूची में उनका नाम है, 18 साल से ऊपर है, तो इस तरीके से 25 से आ जाएंगे। और अगर हम 300 की बात करें, 300 में अगर हम उदाहरण 100 को देखें, 200 को देखें, 200 मतदाता सूची में जिनका नाम है, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें 200 हमने तीसरे वाले में देखे और 25 हमने सेकंड वाले में देखे और 50 हमने उसमें थर्ड वाले में देखे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये 275 आ रहा है। और ये कह सकते हैं कि जो 275 है तीनों गांवों को मिलाकर, ये तीनों गांवों को मिलाकर 275 जो डिजिट आ रही, जो संख्या आ रही है, उनकी जो कंप्लीट जो सभा है उसी सभा को हम ग्राम सभा कह रहे हैं। यानी ग्राम सभा अगर हम परिभाषा के हिसाब से बात करें तो गाँव की वो आबादी या गाँव में निवास करने वाले वे लोग जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उनकी जो सभा है उस सभा को ग्राम सभा कहते हैं। तो इस तरीके से हमने ग्राम सभा को समझा। ग्राम सभा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ग्राम सभा में 18 साल से ऊपर के लोग शामिल होते हैं। मैक्सिमम उम्र का नहीं है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम जरूर इसमें 18 है, उनकी सभा को ग्राम सभा कहते हैं। और अब हम देख लेते हैं पंचायत को। तो पंचायत क्या है? कई गांवों को मिलाकर पंचायत बन सकती है या फिर एक गांव को मिलाकर भी पंचायत बन सकती है, डिपेंड करेगा उसकी पॉपुलेशन कितनी है। अगर एक गाँव की पॉपुलेशन पर्वतीय क्षेत्र में 500 से ज़्यादा है या फिर शहरी क्षेत्रों में 1000 से ज़्यादा है तो वही ग्राम पंचायत बन जाएगी। लेकिन अगर इससे नीचे है तो फिर कई गाँवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायतें
एक ग्राम पंचायत बनती है। तो इस तरीके से ग्राम पंचायत जनसंख्या पर निर्भर करती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या न्यूनतम 500 से 2000 हमने ग्राम पंचायत को देखा है, और शहरी क्षेत्रों में जो हम बात करते हैं 1000 से लगभग 10,000 तक हम मान रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कम भी है ना, 1000 से 5000 तक भी है। तो हम उत्तराखंड के हिसाब से बात करें तो उत्तराखंड के डेटा में 1000 बताया गया, 1000 से 10,000 शहरी क्षेत्रों का बताया गया है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 1000 से 5000 तक भी बताया गया है। तो इस तरीके से आपने गाँव को समझा, ग्राम सभा को समझा और ग्राम पंचायत को समझा, क्योंकि टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो ग्राम पंचायत पढ़ रहे हैं। और इस तरीके से अब जो ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत का नेतृत्व करने वाली रिप्रेजेंटेटिव जो उसकी संस्था बनेगी, वो संस्था ग्राम पंचायत संस्था हम उसे कहते हैं। और ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो सदस्य आते हैं उनमें हम ग्राम प्रधान की बात करते हैं, उप प्रधान की बात करते हैं और वार्ड मेंबर की बात करते हैं। तो इस तरीके से ग्राम पंचायत में 3 प्रकार के सदस्य हमें दिखते हैं। ग्राम प्रधान दिखता है, दूसरा हमें उप प्रधान दिखता है और तीसरा हमें वार्ड सदस्य दिखते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जो उत्तराखंड में भी जो व्यवस्था 2016 से पहले लागू थी, तो उत्तर प्रदेश में अगर वार्ड मेंबरों की हम बात करें तो 9 से 15 वार्ड मेंबरों की संख्या आज भी होती है। और उत्तराखंड में थोड़ा सा अंतर जरूर है, क्योंकि जब उत्तराखंड बना था तो उस समय जरूर ये जो संख्या है वो 5 होती थी, न्यूनतम 5 होती थी वार्ड मेंबर की संख्या, और मैक्सिमम 15 होती थी। तो 5 से 15 हम पढ़ते थे कि उत्तराखंड में वार्ड मेंबर कितने होने चाहिए, 5 से 15, न्यूनतम 5 होने चाहिए और मैक्सिमम 15 होने चाहिए। क्योंकि ये व्यवस्था हमने उत्तर प्रदेश से ली थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये डेटा ऐसा नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश में 9 और 15 का था। तो जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो उसकी जनसंख्या को आधार बनाते हुए इस तरीके से व्यवस्था की गई थी। लेकिन जब वर्ष 2016 में पंचायती राज एक्ट आता है तो उसमें ये संख्या 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। तो यानी अगर वर्तमान में हम वार्ड मेंबरों की बात करें तो उत्तराखंड में वार्ड मेंबर मिनिमम 7 हैं और मैक्सिमम 15 हैं। तो इस तरीके से वार्ड मेंबर होते हैं, उप प्रधान होते हैं और प्रधान होते हैं। आज आपको ये तीनों ढांचा समझना है कि कैसे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम प्रधान को देख लेते हैं, क्योंकि प्रधान ग्राम जो पंचायत हमारी होती है उस पंचायत का प्रमुख होता है। वैधानिक रूप से प्रमुख वही होता है। और अगर हम सचिव की बात करें तो सचिव वीडीओ होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। और इस तरीके से वर्तमान में तो हमने ये देख लिया था कि जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है उसी के जो कार्य हैं ना, गांव के जो कार्य हैं, कार्यों को बांट दिया गया है। तो एक तरफ हम देखते हैं वीडीओ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर देखते हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं वीपीडीओ यानी पंचायती राज अधिकारी देखते हैं। तो इस तरीके से काम को, गाँव के जो काम हैं उन कामों को बांटा गया है, और बांटने के आधार पर 2 अधिकारी नियुक्त किए गए। एक को हम विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कह रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी कह रहे हैं, और दूसरे को हम ग्राम विकास पंचायत अधिकारी कह रहे हैं। तो इस तरीके से 2 काम के हिसाब से हम 2 अधिकारियों को देख रहे हैं। इस तरीके से अब हम ये देख लेते हैं कि जो प्रधान, अगर किसी व्यक्ति को प्रधान बनना है तो उसके लिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता में वो उस गांव का होना चाहिए, यानी ग्राम पंचायत, जिस ग्राम पंचायत का उसे चुनाव लड़ रहा है उस ग्राम पंचायत का होना चाहिए। ऐसा नहीं वो दूसरे ग्राम पंचायत का और वहाँ चुनाव लड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उसी ग्राम पंचायत का होना चाहिए। यानी उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले अगर 1 से अधिक गाँव हैं तो उन गाँवों का उसे सदस्य होना जरूरी है। 18 साल से ऊपर तो वैसे भी उसका उम्र होनी चाहिए, लेकिन प्रधान के चुनाव के लिए 18 साल नहीं बल्कि 21 साल है। तो उम्र के हिसाब से अगर हम बात करें तो मिनिमम जो उम्र है वो 21 साल होनी चाहिए। और वो गांव की जो वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। बाकी अगर हम कुछ और महत्वपूर्ण की बात करें, जैसे उत्तराखंड में क्राइटेरिया रखा गया एजुकेशन का, तो एजुकेशन का भी कुछ क्राइटेरिया है। जैसे अगर हम जनरल की बात करें और जनरल बॉयज़ की बात करें, मेल की बात करें, ओबीसी मेल की बात करें, तो क्राइटेरिया रखा गया है एजुकेशन में 10वीं को रखा गया है। 2019 में रिफॉर्म हुआ था उसमें किया गया है। और अगर हम महिला की बात करें, SC ST की बात करें तो उनमें 8वीं को रखा गया है। तो इस तरीके से एजुकेशन क्राइटेरिया रखा गया है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें 2 संतान को लेकर भी एक विवाद काफ़ी चला है कि वो लोग जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इस तरीके से क्राइटेरिया ये भी रखा गया है कि जिसके 2 बच्चे हैं वही चुनाव लड़ सकता है, 2 से अधिक बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस व्यवस्था को सबसे पहले अगर भारत के किसी राज्य ने शुरू किया है तो वो राज्य उड़ीसा था। तो उड़ीसा ने सबसे पहले इसे स्टार्ट किया था, और उत्तराखंड में भी ये क्राइटेरिया जरूर रखा गया है। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मान के चलो किसी के जुड़वा बच्चे हैं, यानी पहली बार बच्चे हुए, जुड़वा बच्चे हुए,
और फिर उनका एक और बच्चा होता है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर तो 3 बच्चे हैं। लेकिन अगर हम इसे अटेम्प्ट में देखें तो पहले अटेम्प्ट में भले ही जुड़वा बच्चे हैं लेकिन उसे एक ही माना जाएगा, और फिर जो दूसरा बच्चा हो रहा है कुल मिला के 3 है, लेकिन हम 3 न मानकर उसे इस वैधानिक रूप से 2 माने, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में 2 बच्चे जरूर जो हैं लेकिन अटेम्प्ट उसे एक ही माना जाएगा। तो इस तरीके से वे भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पक्ष है यहाँ पर। एक और चीज़ मान के चलो, किसी व्यक्ति का पहला जो विवाह हुआ था, पहले विवाह में उसके 2 बच्चे हैं और फिर उसका अगला विवाह होता है और फिर उसके भी बच्चे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर ये माना जाएगा, वो अयोग्य माना जाएगा क्योंकि उसके बच्चे 3 ही माने जाएंगे। या फिर एक और चीज़ मान लो, उसके 2 बच्चे हैं और जो तीसरा बच्चा होता है वो किसी को गोद के रूप में उसे दे देता है, यानी कोई उसे गोद ले लेता है उस बच्चे को, तो क्या ऐसी स्थिति में जो माता पिता हैं, माता पिता में चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि बच्चा उन्हीं का, भले कोई और गोद जरूर ले रहा लेकिन बच्चा उन्हीं का माना जाएगा। तो इस तरीके से एक ये भी नियम यहाँ पर है कि 2 से अधिक जो अगर बच्चे किसी के हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक, एजुकेशन का हमने एक क्राइटेरिया देखा। बिहार में जरूर एक बड़ा दिलचस्प मामला आया था कि अगर किसी के पास शौचालय नहीं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। हालांकि इसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था। हो सकता है भविष्य में ये भी एक क्राइटेरिया जरूर रखा जाए। तो फिलहाल हमने एजुकेशन का क्राइटेरिया देखा और बच्चों का ही क्राइटेरिया देखा कि 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, वो भी निरस्त किए जा सकते हैं। और तीसरा जो हमने मामला देखा कि उम्र 21 वर्ष से उसकी अधिक होनी चाहिए और ग्राम की जो पंचायत की वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। अब जैसे चुनाव का टाइम आता है उसे चुनाव में अपना नामांकन दर्ज कराना है। तो राज्य जो चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग इन चुनावों को कंडक्ट करता है। तो इस तरीके से जब राज्य के चुनाव आयोग चुनाव की डेट तय करता है तो ऐसी स्थिति में जो भी प्रतिभागी हैं उन प्रतिभागियों को कुछ पैसा जमानत के रूप में रखना पड़ता है। अगर हम उत्तराखंड में बात करें, पुरुषों की अगर बात करें, जनरल पुरुषों की बात करें, तो उन्हें 1500 रुपये जमानत के रूप में रखने पड़ते हैं। अगर हम SC ST OBC SC ST और महिला की अगर ख़ास तौर पे हम बात करें तो चाहे SC पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे ST पुरुष हो या महिला हो, या फिर आप महिला की ही क्यों ना जनरल महिला की बात करें, उनको आधी अमाउंट रखनी पड़ती है, यानी कि 700-750 रुपये रखनी पड़ती है जमानत के रूप में। ये जमानत का मतलब ऐसा है कि अगर कुल मिला के जो वोट पड़ती हैं उनका 1/6 अगर उनको नहीं मिलता है तो उनके जो पैसे हैं वो जब्त कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये कुछ पैसे रखने पड़ते हैं, सिक्योरिटी के रूप में कुछ पैसे रखने पड़ते हैं और बाद में चुनाव आयोग उनको डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, वेरीफाई करने के बाद उन्हें चुनाव निशान देता है। तो जब भी वोटिंग होती है तो वोटिंग में निशान होता है, व्यक्ति का नाम नहीं होता है। तो जो भी उनको सिंबल मिलेगा उस सिंबल पर लोग वोट कास्ट करेंगे। तो इस तरीके से जैसे चुनाव हो जाएगा, चुनाव के बाद काउंटिंग होती है और काउंटिंग में पहले आओ पहले पाओ का ही यहाँ पे सिद्धांत लागू होता है। मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे वही विजेता माना जाएगा। तो इस तरीके से व्यक्ति प्रधान बन चुका है, उसने सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त किए, जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करेगा वो प्रधान बनेगा। अब जब प्रधान का चुनाव उसने जीत लिया तो उसकी शपथ भी होती है। तो शपथ उसको दिलाते हैं खंड विकास अधिकारी, यानी जिन्हें हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, वो शपथ दिलाते हैं। तो इस तरीके से शपथ दिलाने के बाद उनका शपथ पत्र उनको मिलता है और इस तरीके से वे प्रधान बन जाते हैं। नियम ये कहता है कि जिस दिन वो प्रधान बन जाते हैं उस दिन या फिर अगले दिन, और अगर अगला दिन संभव नहीं हो रहा तो फिर जल्द ही उनको ग्राम पंचायत की बैठक करनी पड़ती है। तो इस तरीके से ग्राम पंचायत की बैठक प्रधान को करनी पड़ती है, क्योंकि प्रधान ग्राम पंचायत का वैधानिक रूप से प्रमुख बन गया है। तो इस तरीके से नियम ये कहता है कि प्रत्येक महीने ग्राम पंचायत की बैठकें होनी चाहिए, और बाय द वे प्रत्येक महीने अगर बैठक नहीं होती है तो 2 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, यानी 2 महीने में एटलीस्ट बैठक को होना ही पड़ेगा ग्राम पंचायत की। तो इस तरीके से हर महीने ग्राम पंचायत की बैठकें होती हैं, लेकिन बाय द वे किसी महीने नहीं होती हैं। तो 2 महीने से अधिक, यानी 60 दिन से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, ये नियम कहता है। कुछ महत्वपूर्ण बैठकें भी होती हैं जिन्हें ग्राम पंचायत को करना कंपलसरी होता है, जैसे कि 15 अगस्त को करना होता है और 15 अगस्त को ग्राम पंचायत की बैठक बुलानी पड़ती है, 26 जनवरी को बैठक बुलानी पड़ती है, 2 अक्टूबर को भी बैठक बुलानी पड़ती है और 1 मई को जो मजदूर दिवस है इस दिन भी बैठक बुलानी पड़ती है। तो अगर हम कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये विशेष बैठकें होती हैं ग्राम पंचायत की, जो 4 विशेष बैठकें होती हैं, जिसमें 15 अगस्त का दिन होता है, 26 जनवरी का दिन होता है, 2 अक्टूबर का दिन होता है और 1 मजदूर दिवस का जो डे है उस दिन भी एक विशेष बैठक का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा सामान्य रूप से बैठकें प्रत्येक महीने होती हैं
और विशेष बैठकें साल भर में 4 बार विशेष बैठकों का आयोजन किया जाता है ग्राम प्रधान के द्वारा। तो इस तरीके से बैठकें हो जाती हैं। और इसके बाद प्रधान का अगर हम कार्यकाल की बात करें तो प्रधान का कार्यकाल कितना होता है? प्रधान का कार्यकाल पंचायत पर निर्भर करता है और पंचायत का कार्यकाल 5 साल होता है, अर्थात प्रधान 5 वर्ष के लिए ही बनता है। आगे अगर हम बात करें, अगर प्रधान का जो पद है उस पद से अगर वो हटाना है उसे, या फिर वो स्वयं त्यागपत्र देना चाहता है, अगर वो स्वयं त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे देना पड़ेगा अपना त्यागपत्र। डिस्ट्रिक्ट जो पंचायती राज अधिकारी होते हैं उनको वो अपना जो त्यागपत्र है वो त्यागपत्र देगा। और इस तरीके से 15 दिन के अंतर्गत जो जिला पंचायती राज अधिकारी होते हैं वो 15 दिन के अंतर्गत कमेटी बनाते हैं, चेक करते हैं कि क्या इस व्यक्ति ने कहीं दबाव में तो नहीं दिया। अगर दबाव में दिया तो उसे खारिज कर देंगे, यानी उस व्यक्ति को सहायता दी जाएगी, उससे कारण पूछे जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ कारण नहीं दिखता है पंचायती राज अधिकारी को तो इस प्रकार से माना जाएगा कि प्रधान अपने पद से हट गया है और 6 महीने के अंतराल में चुनाव कराना फिर जरूरी बन जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो प्रधान है अगर उसे त्यागपत्र देना है तो वो जिला के जो पंचायती राज अधिकारी हैं उसे वो अपने त्यागपत्र देंगे। लेकिन अगर मान के चलो प्रधान को अगर हटा रहे हैं, अगर उनके द्वारा कुछ गलत कार्य किए गए हैं तो इस कारण से उनको हटाने का जो प्रोविज़न है वो प्रोविज़न बड़ा दिलचस्प है। देखो, जब प्रधान चुना जाता है तो ग्राम सभा प्रधान को चुनती है, लेकिन हटाने की जो पावर है वो ग्राम पंचायत के पास है। तो ग्राम पंचायत हटाने की पावर रखती है जबकि ग्राम सभा चुनने का अधिकार रखती है। तो ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें, हटाने में अगर बात करें तो वार्ड मेंबर के पास वो अधिकार है और उप प्रधान के पास ही अधिकार है। तो इस तरीके से प्रधान को हटाने के लिए सबसे पहले तो अगर प्रधान को हटाना है तो 15 दिन पहले प्रधान को भी ये जानकारी दी जाती है कि भैया आपके खिलाफ हम प्रस्ताव ला रहे हैं। तो जो प्रस्ताव लाने वाले व्यक्ति हैं यानी पंचायत के जो भी सदस्य हैं, जो वार्ड मेंबर हैं, वो प्रधान हैं, उनका 1/3 यानी 1/3 अगर हम बात करें, अगर मान लो 15 सदस्य हैं, 15 सदस्य का अगर हम 1/3 निकालें तो 5 सदस्य हैं। तो जो ये 5 सदस्य हैं ये लिखित में अपने हस्ताक्षर के साथ और जो प्रधान पर उन्होंने आरोप लगाए हैं उन आरोपों को लिखकर एक कागज़ में उन पर अपने हस्ताक्षर करके ये पहुंचाएंगे जिला पंचायत राज अधिकारी के पास। तो जिला पंचायत राज अधिकारी के पास जब ये कागज़ पहुंचता है तो वो एक कमेटी का गठन करते हैं और ये जिम्मेदारी यानी 1 महीने का समय उनके पास होता है। इस 1 महीने के अंतर्गत वो उस संबंधित क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत अधिकारी होगा उसे जिम्मेदारी सौंपते हैं और कहते हैं कि उस क्षेत्र में वोटिंग करवानी है, यानी उस पंचायत में वोटिंग करवानी है। तो 1 महीने के अंतराल में फिर उस गांव में वोटिंग करवाई जाती है। तो गांव में मतदान करने वाले यानी वोटिंग करने वाले कौन होंगे? वही जिन्होंने कि वो प्रस्ताव भेजा था, यानी ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं जिनमें वार्ड मेंबर आते हैं और प्रधान आता है। तो इस तरीके से ये मतदान करेंगे और जो ये मतदान करने वाले हैं उनका 2/3 के हिसाब से यानी 2/3 जो है वो के आधार पर ही हटेगा। यानी अगर हम अगर बात करें किसी गांव में वार्ड मेंबरों की संख्या 14 है और एक उसमें उप प्रधान शामिल है तो कुल मिला के 15 है। 15 का अगर 2/3 की हम बात करें तो 15 का अगर हम 2/3 की बात करें तो ये है 10, यानी 10 सदस्य अगर ये कहें 15 में से कि हमें प्रधान पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप बिल्कुल सही हैं और हमें प्रधान नहीं चाहिए, तो इस तरीके से प्रधान को फिर हटा हुआ माना जाएंगे। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि 2/3 का नियम यहाँ पे लागू होता है। कुछ राज्यों में ग्राम सभा को भी अधिकार मिला है कि ग्राम सभा यानी पंचायती जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो ग्राम प्रधान को हटा सकते हैं और ग्राम सभा के सदस्य भी 1/2 के हिसाब से ग्राम सभा के सदस्य भी हटा सकते हैं। लेकिन अगर हम ग्राम सभा के हिसाब से बात करें, क्योंकि ग्राम सभा में तो संख्या बहुत ज़्यादा होती है और इस तरीके से अगर ग्राम सभा को आधार बनाते हुए ग्राम सभा के लोग अगर मतदान करते हुए ग्राम प्रधान को अगर हटाएं तो ये एक बहुत ही एक असमंजस्य की स्थिति पैदा हो जाएगी और अराजकता वाली हम ये कह सकते हैं अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसीलिए ये अधिकार सामान्य रूप से ग्राम पंचायत को ही दिया गया है कि ग्राम पंचायत ही प्रधान को हटाएगी, जबकि चुनने का अधिकार ग्राम सभा का है। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रधान को हटाने के लिए ग्राम पंचायत भाग लेती है और ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं जिसमें वार्ड मेंबर आते हैं और प्रधान आते हैं कि वो हटाते हैं प्रधान को। और हटाने से पहले उनको 15 दिन पहले जब भी प्रस्ताव लाएंगे 15 दिन पहले प्रधान को जानकारी देनी पड़ेगी कि हम आपके खिलाफ एक प्रस्ताव ला रहे हैं, हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं और ये प्रस्ताव
जो कुल सदस्य हैं उन सदस्यों का 1/3 एक लेटर लिखेंगे और वो लेटर ग्राम पंचायत जिला ग्राम पंचायत अधिकारी को पहुंचाएंगे, जिला पंचायत अधिकारी को पहुंचाएंगे और जिला पंचायत अधिकारी एक कमेटी बनाएगा और 1 महीने के अंतराल में उस गांव में चुनाव करवाएगा। तो जो चुनाव इस समय जो हो रहे हैं, चुनाव की जो अध्यक्षता इस समय करेगा वो ग्राम पंचायत अधिकारी करेगा और उसकी अध्यक्षता में वोटिंग होगी और वोटिंग 2/3 इन ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उनका जो 2/3 है उस 2/3 के आधार पर ग्राम प्रधान को हटा हुआ, अगर वो उसके पक्ष में ग्राम प्रधान के खिलाफ मतदान करते हैं तो इस तरीके से ग्राम जो प्रधान है ग्राम प्रधान हट जाएगा। तो ग्राम प्रधान कैसे बनता है और ग्राम प्रधान कैसे हटता है ये हमने समझने का प्रयास किया। अब ग्राम प्रधान, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में गांव में जो होने वाला जो विकास है उस विकास की जिम्मेदारी यानी उसको देखना ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है। उसके जो पंचायत है उस पंचायत में कौन कौन से विकास से संबंधित काम हो रहे हैं, कैसे कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के लिए उसे कुछ पैसे भी दिए जाते हैं यानी उसका कुछ वेतन होता है। और अगर हम उत्तराखंड के हिसाब से वेतन की बात करें तो इस समय 1500 रुपये उसको मंथली मिलते हैं, तो महीने के उसको 1500 रुपये मिलते हैं। ये अमाउंट बहुत बड़ी नहीं है, अमाउंट बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम देखते हैं कि प्रधानों की जो आर्थिक स्थिति है 5 सालों में काफ़ी अच्छी बन जाती है, सुधर जाती है। बहरहाल उसके कुछ और भी कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों पर आगे फिर किसी दिन हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से प्रधान का बनना है, प्रधान को मिलने वाली जो वेतन है वो वेतन को हमने देखा और प्रधान कैसे हट सकता है उसको हमने देखा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें एक और यहाँ समझनी पड़ेगी कि अगर मान लो कोई व्यक्ति प्रधान बन जाता है तो क्या उसे अगले महीने मान लो उस पर 200 आरोपण कोई लगाता है कि दोष लगाता है कि प्रधान गलत कार्यों में शामिल है, तो क्या प्रधान को हटाया जा सकता है? या गांव के विकास से संबंधित कामों में ऐसा लगता है कि प्रधान ने अनियमितता की हैं तो प्रधान को हटाया जा सकता है? जवाब है नहीं। यानी प्रधान को 2 साल तक नहीं हटाया जा सकता। यानी प्रधान के लिए अगर हम सुरक्षा के तौर पे बात करें तो प्रधान को सुरक्षित रखने के लिए कुछ नियम है, उनमें प्रधान को अगर हम पहला नियम की बात करें, उनको जो प्रोटेक्शन देता है वो पहला नियम ये कहता है कि 2 साल तक प्रधान के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। यानी ग्राम पंचायत के अगर सदस्य प्रधान को हटाना चाहते हैं या प्रधान के खिलाफ अगर कोई प्रस्ताव लाना चाहते तो वो 2 साल तक वो प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। तो इस तरीके से प्रधान 2 साल तक तो बिल्कुल भी उसका पद नहीं जाएगा, वो बिल्कुल सुरक्षित है। दूसरा जो अधिकार यहाँ पर ये कहता है कि अगर मान के चलो 2 साल खत्म होने के बाद अगर पंचायत का 1/3 सदस्य अगर कोई प्रस्ताव लाते हैं और वो प्रस्ताव जिला पंचायत अधिकारी को दिया जाता है, जिला पंचायत अधिकारी ने उस गाँव में वोटिंग करा दी और वोटिंग में 2/3 सदस्यों ने मतदान नहीं किया है, यानी प्रधान के जो खिलाफ लोग नहीं जाते हैं बल्कि प्रधान के पक्ष में या 50-50 होता है। फाइनली हम ये कहेंगे प्रधान को हटाने के लिए 2/3 की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन 2/3 नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रधान अपने पद पे बना रहेगा। लेकिन यहाँ ये समझना है कि मान के चलो 2 साल के बाद, 2 साल खत्म होने के 1 महीने के बाद ये प्रस्ताव लाया गया था जो कि प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, तो क्या ग्राम पंचायत के सदस्य फिर अगले महीने प्रस्ताव ला सकते हैं? जवाब है नहीं। यानी 1 साल तक फिर प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। 2 साल के बाद अगर प्रस्ताव लाया जाता है और अगर वो प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो फिर 1 साल तक प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इस तरीके से कुल मिला के बात करें तो फिर 3 साल तक तो वो हट ही नहीं सकता है। बहरहाल 2 साल तक तो बिल्कुल नहीं हट सकता है और अगर तीसरे साल अगर बिल लाया जाता है और वो बिल पारित नहीं हो पाता है, वो प्रस्ताव पारित नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में फिर 1 साल तक नहीं ला सकते। तो ये प्रधान को कुछ सुरक्षा तंत्र दिया गया है जिससे कि प्रधान अपने पद पर बना रह सकता है। तो ये था प्रधान को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं वार्ड मेंबर को लेकर। तो जिस तरीके से प्रधान का चुनाव होता है उसी तरीके से वार्ड मेंबर का चुनाव होता है। ये डायरेक्ट चुनाव होता है, ग्राम सभा के लोग इसमें भाग लेते हैं, ग्राम सभा के लोग वार्ड मेंबरों को मतदान करते हैं या वोट डालते हैं। अगर हम उत्तराखंड में इस समय वार्ड मेंबरों की मिनिमम संख्या की बात करें तो मिनिमम संख्या 7 है और मैक्सिमम की अगर बात करें तो 15 है। आगे अगर हम बात करें, ये 2 चुनाव डायरेक्ट होते हैं, प्रधान का चुनाव डायरेक्ट होता है और वार्ड मेंबर का चुनाव डायरेक्ट होता है। लेकिन अगर हम उप प्रधान की बात करें तो उप प्रधान का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि उसे चुनने वाले जो सदस्य हैं वो हैं वार्ड मेंबर। तो वार्ड मेंबरों के द्वारा उप प्रधान चुना जाता है। उप प्रधान जब प्रधान नहीं होते हैं या प्रधान असमर्थ हैं तो ऐसी स्थिति में उप प्रधान के कार्यों का निर्वहन करता है, इसीलिए उसे भी कुछ धन मिलता है। और उत्तराखंड के हिसाब से वर्तमान में बात करें तो 750 रुपये उसको मंथली मिलते हैं। प्रधान का वेतन होता है, उप प्रधान का वेतन होता है, लेकिन वार्ड सदस्यों का कोई भी वेतन नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर हम वेतन की बात करें, 750 रुपये मिल रहे हैं उप प्रधान को और 1500 रुपये मंथली मिल रहा है प्रधान को। वार्ड मेंबर को कुछ नहीं मिलता है। वार्ड मेंबर और प्रधान डायरेक्ट चुनते हैं जबकि उप प्रधान इनडायरेक्ट रूप से चुन के आता है। तो इस तरीके से हमने ये समझने का प्रयास किया
कि प्रधान कैसे चुना जाता है, कैसे प्रधान हटता है, क्या प्रधान को मिलने वाली सुविधाएं हैं, क्या उसके कुछ विशेषाधिकार हैं, वो हमने समझने का प्रयास किया। अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें आरक्षण का भी प्रोविजन होता है। अगर हम उत्तराखंड के ही हिसाब से अगर बात करें तो वर्ष 2008 में पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण मिला है। इस आरक्षण को हमें दो तरीके से देखना पड़ेगा। एक तो जब पंचायत के चुनाव होते हैं, जैसे हम वार्ड मेंबर की बात करें, तो जब चुनाव होंगे तो उसमें 50% जो सीटें हैं उन पर महिलाएं ही वार्ड मेंबर कौन बनेंगी, महिलाएं बनेंगी। तो इस तरीके से हमने देखा, अगर मान लो 10 वार्ड मेंबर हैं तो 10 में से 50% यानी 50 तो महिलाओं ने ही बनना है, और वो महिलाएं SC ST OBC या फिर जनरल कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाइनली बात करें 50% महिलाएं होंगे। एक दूसरा जो प्रधान का पद होता है वो रोटेट होता है, यानी प्रत्येक 5 साल के बाद वो रोटेट होता है। मान के चलो उस गांव में एक गांव है और उस गांव में जनरल भी हैं और अनुसूचित यानी आरक्षण वर्ग के लोग भी हैं, यानी अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग भी हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर पहली सीट अगर जनरल सीट आती है तो जनरल सीट आने पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर केवल जनरल नाम है, जनरल सीट है, तो जनरल सीट पे जनरल बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, जनरल मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और जनरल फीमेल भी अप्लाई कर सकती है, क्योंकि जनरल सीट में कोई भी शामिल हो सकता है। जनरल सीट में जनरल पुरुष शामिल हो सकता है, जनरल महिला शामिल हो सकती है। अगर हम SC उस गांव में हैं तो ग्राम सभा में है, ग्राम पंचायत में, तो SC पुरुष भी शामिल हो सकता है और SC महिला भी शामिल हो सकती है। यानी जब सामान्य सीट आएगी तो सामान्य सीट पर कोई भी फाइट कर सकता है। अब तो जनरल सीट पे कोई भी फाइट कर सकता है। जनरल अगर महिला सीट है, उस जनरल महिला सीट पे जनरल महिला भाग ले सकती है, उसमें SC महिला भी भाग ले सकती है। तो इस तरीके से जब जनरल महिला सीट की बात करेंगे तो उस महिला सीट पे जनरल महिला तो भाग लेगी, लेकिन आरक्षित जो महिला है वो भी यहाँ पर भाग लेगी। तीसरी अगर हम रोटेट की बात करें, यानी 5 साल शुरू में जनरल सीट आई, फिर आगे जनरल महिला सीट आई, फिर आगे आई आरक्षित सीटें। अगर आरक्षित सीट है तो उस आरक्षित सीट पर महिला भी भाग ले सकती है और महिला पुरुष भी भाग ले सकता है। यानी आरक्षित केवल आरक्षित सीट आई है तो उसमें आरक्षित पुरुष के साथ साथ आरक्षित महिला भी भाग ले सकती है। लेकिन अगर आगे अगली जो सीट आएगी, अगली बार अटेम्प्ट में जो आएगी वो आएगी आरक्षित महिला सीट। आरक्षित महिला सीट में केवल आरक्षित महिला ही भाग ले सकती है। तो इस तरीके से हमने रोटेट में देखा, प्रति 5 वर्ष में ये सीटें रोटेट हो रही हैं। कभी जनरल सीट बन रही है, कभी जनरल महिला सीट बन रही है, कभी आरक्षित सीट बन रही है जिसमें केवल आरक्षित पुरुष और आरक्षित महिला भाग ले सकती है, और कभी बन रही है आरक्षित महिला सीटें। तो इस तरीके से ये इस प्रकार से रोटेट का सिस्टम भी होता है। तो इस तरीके से हमने देखने का प्रयास किया कि किस तरीके से पंचायतों में जो पंचायत के सदस्य बनते हैं, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख बनता है, जो प्रधान होता है, वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। कैसे बनता है, क्या उसके प्रोविज़न है, वो समझने का प्रयास किया। फिर आगे हम क्षेत्र पंचायत को समझने का प्रयास करेंगे और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उन पर समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपने इसे समझने का प्रयास किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।